हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले पृथ्वी की गतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका सही होने वाला है साथियों, क्योंकि मैं आपको बड़े अच्छे मैप के आधार पर और अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा साथियों। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ या अर्थ का मूवमेंट आखिर किस तरीके से अपने जो पृथ्वी घूमती है ना, वह पहले अपन जान लेते हैं और उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मुख्य रूप से दो ही प्रकार की अपने घूमती है। पहली हो जाएगी दैनिक गति हो जाएगी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दैनिक गति हो जाएगी और दैनिक गति का दूसरा नाम हो जाएगा परिभ्रमण गति हो जाएगा और तीसरा नाम घूर्णन गति हो जाएगा और चौथा नाम भी मिलता है जिसे कहते हैं अक्षीय गति कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? अक्षीय गति कहते हैं। ये चारों के चारों नाम अपने क्या हो जाएगा, एक ही हो जाते हैं और अपन एक ही अपने मूवमेंट करते हैं साथियों। अभी किस तरीके से करता है आप इस वीडियो में देख सकते हो साथियों। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर पश्चिम से लगा के पूर्व तक घूमती है, वह अपनी दैनिक गति हो जाती है। घूर्णन गति भी हो जाती है, परिभ्रमण गति भी हो जाती है, जो अपने अक्ष पर घूमती है साथियों। ये अपनी पृथ्वी की पहली गति हो जाती है, जो अपने 24 घंटे में जो भी अपना करती है ना, वह अपने हो जाती है दैनिक गति हो जाती है। जिस प्रकार आप हर दिन में प्रतिदिन में जो भी आप कार्य करते हैं ना 24 घंटे में, जैसे आप सोते हो, उठते हो, खाना खाते हो, पढ़ाई करते हो, ये आपकी 24 घंटे में जो भी आपकी क्रिया की जाती है वह आपकी दैनिक क्रिया हो जाएगी साथियों। लेकिन जो आप साल में एक बार करते हो वह आपकी वार्षिक अपने हो जाती है। उसी प्रकार आपकी ये पृथ्वी की दूसरी मूवमेंट हो जाती है, वार्षिक गति हो जाती है साथियों, और अपने साल में अपने एक बार ही होती है साथियों। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे ये सूरज के चारों तरफ से अपने पृथ्वी अपने चक्कर लगा रही है साथियों, जो अपने साल में एक बार ही लगाती है साथियों। ये भी आपकी पृथ्वी की दूसरी गति हो जाएगी साथियों। ध्यान से समझना, जो दिन में अपने एक बार अपने अक्ष पर घूमती है ये इनकी दैनिक गति हो जाएगी, और अपने सूरज की चारों तरफ से जो अपने एक साल में अपने एक चक्कर लगाती है वह इनकी दूसरी गति हो जाएगी साथियों। और इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं साथियों। यानी कि पृथ्वी की दो गतियां हो जाएगी, एक हो जाएगी दैनिक गति हो जाएगी, दूसरी अपने वार्षिक गति हो जाएगी। दैनिक का मतलब हो जाएगा दिन में जो आपकी पृथ्वी घूमती है ना 24 घंटे में, दिन रात होता है, ज्वार मुख आता है, जो अपने एक्टिविटी की जाती है वह आपकी दैनिक गति हो जाएगी। अब देखते हैं वार्षिक में। वार्षिक में क्या हो जाएगा, जैसे आपका ऋतु परिवर्तन हो जाएगा, दिन रात छोटे बड़े होना, यह आपके अगर वार्षिक गति में आ जाते हैं साथियों, जो मैं आपको आगे डिटेल वाइज डिटेल आपको बता दूंगा। आपको इस स्लाइड में इतना ही ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती है, एक होती है दैनिक गति होती है, दूसरी आपकी वार्षिक गति होती है। वार्षिक गति उसे कहते हैं जो सूरज के एक साल में एक बार चक्कर लगाती है, वह आपकी वार्षिक गति हो जाएगी। और दैनिक गति का मतलब यही होता है जो अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से लगा के पूर्व तक घूमती है 24 घंटे में, वह इनकी दैनिक गति हो जाती है साथियों। और ये आप अलग से वगैरह ये आप नाम जरूर से जरूर ध्यान में रख देना कि दैनिक गति हो जाएगा और परिभ्रमण गति हो जाएगा और घूर्णन गति हो जाएगा और अक्षीय गति हो जाए। ये चारों के चारों नाम अपने एक ही हो जाते हैं साथियों, जो मैं आपको आगे है ना बड़ी डिटेल वाइज डिटेल अच्छी तरह से आपको बता दूंगा कि 24 घंटे में अपनी पृथ्वी क्या क्या कार्य करती है ना, उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं ये दूसरा ये वार्षिक गति हो जाएगा और परिक्रमण गति हो जाए, जो अपने वर्ष में किया जाता है। इनके आप दोनों के दोनों अच्छी तरह से नाम है ना याद कर लेना साथियों। यहां तक आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में देख लेते हैं, आखिर क्या होता है, किस तरीके से प्रभाव होता है, सारा कुछ वह देखने वाले हैं साथियों। पृथ्वी सदैव हमेशा अक्ष पर पश्चिम से लगा के पूर्व तक लट्टू के समान वह घूमती है और उस प्रक्रिया को घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं साथियों। अभी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले लेते हैं सदैव। सदैव यानी हमेशा पृथ्वी अपने अक्ष पर, यहाँ पे शब्द यूज हुआ अक्ष पर। अक्ष क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ।
जैसे ये चक्री रही, इनका अक्ष कौन सा हो जाएगा, केंद्र बिंदु यही हो जाता है साथियों। और उसी प्रकार ये आप झूला देख रहे हो, इसका केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, मिडिल वाला, बीच वाला हो जाएगा। जैसे ये लड़का होगा डांस कर रहा है, तो इसका केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। और इसी के आधार पर वह घूम रहा है साथियों। जैसे आप देख रहे हैं ये फुटबॉल, इसका केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, यही अपने हो जाता है। जैसे ये लट्टू, इनका केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये यही हो जाता है साथ। इस तरीके से यानी कि यहाँ पे टिका हुआ है, उसी के आधार पर ये घूम रहा है साथियों। जिसका आधार हो जाएगा वह आपका केंद्र बिंदु हो जाता है साथियों। यानी कि यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु यह हो जाता है और यहाँ पे अपने यह हो जाता है। उसी प्रकार अपने ये अपनी पृथ्वी अपनी रेखा गुजर रही है, 23.5 डिग्री झुक रही है और यहाँ पे अपने 0 डिग्री अपनी रेखा जा रहे हैं और यहाँ पे अपने मिडिल वाला केंद्र बिंदु हो जाएगा साथियों। यानी कि पृथ्वी का अक्ष कौन सा हो जाएगा, ये बीच वाला सेंटर हो जाता है साथियों। और इसी के आधार पर अपनी पृथ्वी है ना घूमती है, कहाँ से लगा के, पश्चिमी से लगा के पूर्वी तक घूमती है साथियों। इसी तरीके से घूमती है। क्यों घूमती है, क्योंकि पृथ्वी की ये गति हो जाएगी साथियों। और उसी के आधार पर इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये इनकी क्या हो जाएगी, पहली गति हो जाएगी साथियों। अब ये किस प्रकार से घूमती है, जैसे ये लट्टू के समान घूमती है साथियों। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि लट्टू का आधार तो ये आपने सर ये बताया, मैंने यूं बताया क्योंकि यहाँ पे हमने आधार हो जाएगा साथ, यहाँ पे हमने धरातल हो जाएगा और यहाँ पे टिका हुआ है और उसी के टिकने के आधार पर इस तरीके से घूमता है। लेकिन पृथ्वी है ना, वह अपने ब्रह्मांड में किसी के आधार पर नहीं है, वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर, इस कारण इनका ये बीच का सेंटर हो जाएगा। और ये लट्टू के समान यूं होती है, जैसे ये लट्टू आप देख रहे हो जो अपने 23.5 डिग्री झुका हुआ है साथ, इस तरीके से झुका हुआ है। उसी प्रकार आपने ये पृथ्वी है ना, जो अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है साथ। आप देख सकते हो ये आपने इस तरीके से झुकी हुई है साथ। आपने कभी भी ग्लोब पर देखा होगा जो हमेशा 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपने पृथ्वी है ना, वो आपकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है साथियों। और उसी के आधार पर आप अगर सूरज कभी अगर भूमध्य रेखा पर आता है, कभी कर्क रेखा पर आता है, कभी अगर मकर रेखा पर आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो 23.5 डिग्री झुकने के आधार पर वह आता है साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आप चीज नोट करना साथियों। अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, जो अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से लगा के पूर्व तक लट्टू के समान घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं या दैनिक गति कहते हैं या अक्षीय गति भी कहते हैं साथियों। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह अपन अच्छी तरह से देख लेते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके कारण दिन रात होता है साथियों। अब इसके कारण कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अपने सूरज हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे ये सूरज चमक रहा है। अब ये वाल पोर्शन आप देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपने दिन हो जाएगा साथियों। ये वाल क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। जैसे ये दिन रहा और ये वाल पीछे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। अच्छी तरह से देख सकते हो, ये रात हो जाएगा। और जैसे ये पृथ्वी अपने 12 घंटे के बाद में घूम के यहाँ पे आ जाता है, सूरज आ जाता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, रात हो जाता है। यानी कि 24 घंटे में जो आपकी पृथ्वी जो एक्टिविटी करती है, वो सारी की सारी अपने घूर्णन गति में आ जाती है साथियों। यानी कि ये 24 घंटे में क्या होता है, दिन रात होता है। और इसके कारण इसे क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं साथियों। अच्छी तरह से समझ लेना, क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन रात होना ये किसके आधार पर होता है, घूर्णन गति के आधार पर होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिन का छोटा या बड़ा होना किसके आधार पर होता है, ये आपकी वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। अच्छी तरह से समझना, दोबारा से सुनना। अगर आपका पूछा जाए कि दिन रात का बनना ये किसके आधार पर होता है, तो ये आपकी घूर्णन गति के आधार पर होता है या परिभ्रमण गति के आधार पर होता है या दैनिक गति के आधार पर होता है। केवल इतना लिखा आ जाए दिन रात का बनना, तो ये आपका अगर दैनिक गति में आ जाएगा। लेकिन आपका यूं लिखा हुआ आ जाए कि दिन रात का छोटा या बड़ा होना, ये किसके आधार पर हो जाएगा, वार्षिक गति के आधार पर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना है साथियों, क्योंकि दिन रात का छोटा या बड़ा होना ये 24 घंटे के आधार पर नहीं होता है,
ये वर्ष के आधार पर होता है साथियों। आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी आपकी एक्टिविटी 24 घंटे में होती है ना, वह सारी की सारी अपने ऊपर दैनिक गतिविधि में आ जाएगी साथियों। जिस प्रकार आप 24 घंटे में क्या कार्य करते हो, प्रतिदिन आप क्या कार्य करते हो, यही करते हो। आप सुबह 5 बजे उठते हो, नाश्ता पानी करते हो, ऑफिस जाते हो, लाइब्रेरी जाते हो, या पढ़ाई करते हो, या कोचिंग जाते हो, फिर शाम को वापस आते हो, खाना पीना खा के फिर आप सो जाते हो। ये आपका क्या होगा, 24 घंटे का आपका रूटीन रहा साथियों। लेकिन आपके वर्ष में आप अगर एक बार आप कभी गांव चले जाते हो, या किसी फंक्शन में चले जाते हो, या किसी और विदेश में घूमने के लिए जाते हो, ये क्या हो जाएगा, ये आपकी वार्षिक आपकी गतिविधि हो जाएगी। लेकिन 24 घंटे में आप जो हमेशा अगर कार्य करते हो, खाना पीना अगर जो भी आप करते हो, ये आपकी दैनिक गतिविधि हो जाएगी। उसी प्रकार आपकी पृथ्वी की होती है, 24 घंटे में जो भी आपकी मूवमेंट होती है ना, वह आपकी अगर दैनिक गतिविधि हो जाएगी साथियों। जैसे हो जाएगी दिन रात का बनना साथियों, ये क्या हो जाएगा, 24 घंटे में होता है साथियों। वैसे हो जाएगा कि ज्वारमुख का होना, जैसे आप अगर समुद्र की लहरें आप देखते हो, जैसे ये इस तरीके से जाती है, फिर वो टकरा के फिर अगर वापस आते, ये क्या होता है, 24 घंटे में अपने अगर होती है, क्रिया होती है। और ये कौन कराते हैं, ये पृथ्वी की गति के आधार पर होता है साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना। 24 घंटे में जो आपकी एक्टिविटी होती है ना, वो सारी सारी अपने दैनिक गतिविधि में आ जाती है। जैसे आपकी हो जाएगी दिन रात का बनना, इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं साथियों। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रखना है साथियों। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई, इस तरीके से झुकी हुई देख रहे हो। लेकिन इनका बिंदु कौन सा हो जाए, ये वाला हो जाए। इस तरीके से अपन उत्तर से दक्षिण को लाइन खींचते हैं। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, जैसे ये 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है, लेकिन इनका बिंदु कौन सा हो जाए, ये है हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन ये अपनी हो जाएगा 23.5 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से झुकी हुई है शायद। और इसी के आधार पर दिन रात ना बड़ा छोटा होता है साथियों। और इसके आधार पर कभी सूर्योदय कभी उत्तर में जाता है, कभी दक्षिण में आता है, कभी बीच में आता है साथियों। यदि ये बराबर होता ना, तब अब सूर्योदय हमेशा सदैव के लिए उगर भूमध्य रेखा पर हमेशा उगर उगता रहता। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं पृथ्वी का अक्ष अगर भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है और पृथ्वी का एक केंद्र से होके गुजरता है साथियों। आप सभी को पता है ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अक्ष हो जाएगा। और यहाँ से और कौन सी रेखा गुजर रही, ये आपकी उगर भूमध्य रेखा गुजरती है। और जस्ट यहाँ पे उत्तर में अपने हो जाएगी कर्क रेखा हो जाएगी, जो भारत से भी अपने गुजरती है। और ये अपने हो जाएगी मकर रेखा हो जाएगी। और तीनों के तीनों मैंने अक्षांश रेखाएं सब कुछ आपको बता दिया है साथी। और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये अपने अगर पृथ्वी का केंद्र बिंदु हो जाएगा साथी। जहां से अपने अगर ये रेखा गुजरती है, ये सारा सारा क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। और केंद्र बिंदु के आधार पर आपके ऊपर नेक्स्ट ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस घूर्णन गति के आधार पर यहाँ पे 24 घंटे वगैरह कार्यक्रम चलता है, यानी कि पृथ्वी अपने अगर अक्ष पर कितने घंटे घूमती है, अक्ष पर 24 घंटे घूमती है साथियों। वास्तव में क्या पूरे के पूरे 24 घंटे होते हैं, नहीं होते। और यह होते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड और 9 मिनी सेकेंड होते हैं। उसी के आधार पर ये अपनी पृथ्वी वगैरह घूमती है साथियों। ठीक है ना। और उसी के आधार पर सारी कुछ प्रक्रिया होती है साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी अगर नहीं झुकी हुई होती, यहाँ पे शब्द यूज हुआ, अगर पृथ्वी नहीं झुकी हुई होती तो सदैव के लिए दिन की अवधि है ना बिल्कुल समान होती साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। मान लीजिए अपनी पृथ्वी हो गई, ये वाली पृथ्वी है, ये गोल गोल इस तरीके से पृथ्वी है। अब यहाँ पे सूरज ये चमक रहा है, तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अपने ये 0 डिग्री रेखा है, यहाँ पे हमेशा अगर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ेगी। और यहाँ पे अगर हमेशा अगर सूर्य की किरणें हमेशा टेढ़ी पड़ेगी, और यहाँ पे अपने टेढ़ी पड़ेगी इस तरीके। यानी कि सबसे रोशनी और गर्मी कहाँ में पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर पड़ेगी साथियों। जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ की लोग है ना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और यहाँ पे हमेशा अगर दिन है ना सबसे बड़ा हो जाएगा साथी। और यहाँ पे धीरे धीरे अपने उत्तर की तरफ जाएंगे या अपने दक्षिण की तरफ जाएंगे, यहाँ के दिन और हमेशा छोटे वगैरह होते रहेंगे और रात सबसे बड़ी हो जाएगी साथियों। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है
तो यहाँ पे मकर रेखा पर अगर कभी भी सूरज नहीं आता है और यहाँ पे गर्मी नहीं होगी और केवल केवल सर्दी ही होगी साथी। यानी कि दिन रात की अवधि बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और ये दिन रात का छोटा बड़ा होना किसके आधार पर हो जाएगा, ये आपके 23.5 डिग्री झुकने के आधार पर हो जाता है साथियों। यही तो आपको बता रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि कि यहाँ पे आपने ये और रेखा बिल्कुल बराबर और पृथ्वी अगर नहीं झुकी होती तो हमेशा अगर सूरज यहाँ पे अगर चमकता रहता, कभी भी अपने यहाँ पे नहीं आता और कभी भी अपने यहाँ पे भी नहीं आता। और यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा अपनी गर्मी अगर होती साथियों। और यहाँ पे हमेशा अगर गर्मी और सर्दी दोनों का मौसम होता और यहाँ पे अपने गर्मी और सर्दी दोनों का मौसम होता साथियों। यहाँ पे यदि अगर 12 घंटे दिन है तो 12 घंटा रात होती और यहीं पे अपनी मकर रेखा 12 घंटा रात होती तो 12 घंटा दिन होता साथियों। लेकिन यहाँ पे अपने अगर 12 घंटे से ज़्यादा अपने दिन होता और रात 12 घंटे से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सूरज अपने अगर लंबवत पड़ रहा है साथियों। और किसके आधार पर होता है? 23.5 डिग्री झुकने के आधार पर हो रहा है साथियों। अच्छी तरह से समझना, आराम से समझना, ये कुछ ऐसी चीजें उसके आधार पर ये सारी कुछ मूवमेंट होती रहती है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं पृथ्वी। यदि आपने वो अक्ष पर नहीं झुकी हुई होती, मान लीजिए वह अपने अक्ष पर नहीं झुकी हुई होती या वह परिक्रमा नहीं करती हुई, तो क्या होता? सदैव अपने एक गोलार्ध पर हमेशा वह दिन उगर होता और दूसरे गोलार्ध पर सदैव उगर वहां पे रात होता साथियों। मान लीजिए ये अपने उगर ग्लोब है साथियों और यहाँ पे अपने ये सूरज है और यहाँ पे पृथ्वी कोई भी मूवमेंट नहीं करे, किसी भी तरीके से घूम रही है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? सदैव के लिए यहाँ पे 24 घंटे क्या होता? दिन होता साथियों। और यहाँ पे 24 घंटे क्या होता? पूरी तरह से रात होती साथियों। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अपने ये पृथ्वी अपने किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं करे, किसी भी तरीके से कोई गति नहीं करे और ये क्या हो जाए? बिल्कुल आधार हो जाए, स्थिर हो जाएगा। इसी कारण ये वाला पोर्शन जो अपने सूरज के आगे है ये अपने 24 घंटे में दिन हो जाता और हमें सूरज के जस्ट पीछे है ना ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा रात हो जाता है साथियों। अब ये घूमने के आधार पर ये सब कुछ होता है साथियों। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए साथियों। आगे चलते हैं। अब ये पृथ्वी आपको सभी लोग पता घूम रही है साथियों। कहाँ पे ज्यादा घूमती है, कहाँ पे कम घूमती है, वो भी आपका पूछा जाता है। सबसे ज्यादा घूमती है अपने भूमध्य रेखा पर घूमती है साथ। अब क्यों घूमती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी हो जाएगी, तो आप सभी लोगों को पता है ये अपनी भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री रेखा, ये आपकी सबसे बड़ी आपकी रेखा हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी 90 डिग्री वाली यह आपकी वगैरह हो जाएगी उत्तर वाली। और दक्षिण वाली 90 डिग्री रेखा ये आप बिल्कुल छोटी हो जाएगी। जो आपकी रेखा बिल्कुल लंबी है तो उसके आधार पर आप समझ सकते हो यहाँ पे होगा ना पृथ्वी की लंबाई और भी ज़्यादा हो जाएगी साथियों। यानी कि जब पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ से ये चक्कर इस तरीके से लगाएगी ना, तो ये इनकी मूवमेंट और भी ज़्यादा वगैरह हो जाएगी साथियों। और यहाँ पे उत्तर की तरफ बिल्कुल कम हो जाएगी और अपने यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगी साथियों। अब मैं आपको उदाहरण देके आपको बता देता हूँ साथियों। जैसे ही आप ये फैन देख रहे हो, जैसे ये चारों तरफ आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन आप मान लीजिए ये अपना हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा। ये अपने आकार में सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि यदि इसकी स्पीड आपकी अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पे ये अपने हो जाएगा उत्तरी बिंदु हो जाएगा और ये अपने कैसा हो जाएगा? बिल्कुल अपने स्पीड की दायरा बिल्कुल छोटा हो जाए। यानी कि यहाँ पे स्पीड अपने 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। यानी कि यहाँ पे अपने को ज़्यादा अपने को गति करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं, दक्षिण की तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे ये गति बिल्कुल कम होने लगती है साथियों। उसी प्रकार अपने ये देख सकते हो यहाँ पे मूवमेंट और भी ज़्यादा होने लगता है। लेकिन आप जैसे जब उत्तर की तरफ जाओगे या दक्षिण की तरफ जाओगे, यहाँ पे ना आकार बिल्कुल छोटा देखने को मिलता है साथियों। इस कारण यहाँ पे गति बिल्कुल कम होती है। उसी प्रकार आप ये पंखे में अच्छी तरह से देख सकते हो, जिस तरीके से ये पंखुड़ी है ना, ये इतना अगर राउंड होकर सबसे बड़ा अगर निकालती है और इनकी गति बिल्कुल तेज हो जाएगी। लेकिन आप मिडिल में देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल अपने 0 हो जाती है। और यहाँ पे हमारे भूमध्य रेखा पर कितनी गति हो जाएगी? यह हो जाएगी प्रति सेकंड में अपने 0.5 किलोमीटर वह चलती है। यानी कि 2 सेकंड में वह अपने
1 किलोमीटर अपने मूवमेंट कर लेती है साथियों, इतना वो बड़ा करती है। जैसे आप ये सारा कुछ सोच रहे हो, इतने में हुआ है पृथ्वी अपने 1 किलोमीटर हुआ राउंड वगैरह निकाल दिया है साथियों। इस तरीके से करती है साथियों। जैसे जैसे हमने उत्तर की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ जाएंगे, उसने अपने 0 डिग्री अपने आ जाता है साथियों। अच्छी तरह से समझ लेना, आपका पूछा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। और कम कहाँ पे होती है, ध्रुवों की तरफ होती है साथियों। क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ध्रुव पर बिल्कुल बारीक पॉइंट बन जाता है साथियों, यानी कि बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बन जाता है, और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लंबा अपना पॉइंट बन जाता है, उसी के आधार पर होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं घूर्णन गति से आखिर क्या क्या प्रभाव मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं ज्वार भाटा कहते हैं साथ। अब ये ज्वार भाटा क्या होता है वो मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ। जैसे आप देख रही है सागर, जैसे आप देख रही है सागर, ये कभी को लहरें उगर इस तरीके से यूं जा रही है, देख रहे हो, यहाँ से इस तरीके से जा रहे। अब ये किसके कारण होता है, हवा के कारण होता है साथियों। अब हवा कौन लाता है, ये आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर ये साथ साथ में हवाएं वगैरह साथ साथ में चलती है। जिस प्रकार आप अगर बाइक चलाते हो, मान लीजिए आपको स्पीड अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आपके बाल कैसे जाएंगे, पीछे की तरफ अगर यूं चले जाएंगे साथियों। यदि आप अगर खड़े हो साथियों, तब आपके बाल पीछे की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। उसी प्रकार आपने पृथ्वी जैसे अपने घूमती है ना, उसी तरह ये सागर भी अपने साथ साथ में उनकी लहरें चलती है, और उसके साथ साथ में पवनें भी चलती है, और ये सारी लहरें इस तरीके से यहाँ से टकरा के ये फिर वापस ये चली जाती है, फिर दोबारा से ये टकरा के फिर ये वापस चली जाती है साथियों। और ये सारी कुछ प्रक्रिया क्या कहते हैं, लहरें कहलाती है। लेकिन यहाँ पे शब्द हुआ है ज्वार भाटा हुआ है साथियों। ज्वार का मतलब ऊपर होता है, भाटा का मतलब नीचे होता है साथियों। ये बिल्कुल एक सेपरेट अपना वीडियो है, जो मैं आपको आगे है ना सब कुछ आपको करा दूंगा, किस तरीके से होता है सब कुछ आपको करा दूंगा। जो ये बिल्कुल बड़ा टॉपिक है, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। क्या अगर चुंबकीय गति होती है, क्या आपके ज्वार भाटा होता है, क्या लघु ज्वार भाटा होता है, क्या वार्षिक ज्वार भाटा होता है, क्या अपने कितने समय में आता है, कितने समय में जाता है, सर्वाधिक ज़्यादा किसमें होता है, सर्वाधिक कम किसमें होता है, इस तरीके से क्या क्या होता है सारा कुछ मैं आपको ज्वार भाटा में जब टॉपिक करूँगा उस समय आपको सब कुछ आपको करा दूंगा। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है, घूर्णन गति के आधार पर आता है, जो अपने दिन में आपके 2 बार आता है, यानी कि 24 घंटे में ये 2 बार 100% आ जाएगा। यानी कि ये 24 घंटे में हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये ज्वार भाटा में आ गया, दैनिक गति में आ गया साथियों। और उसी प्रकार ये समुद्र की लहरें ये हमेशा उधर आती रहती, इस तरीके से आती है, टकरा के फिर वापस चली जाती, फिर आती है, फिर ये चला के जाती, यानी कि समुद्र की लहरें किस में आ जाएगी, दैनिक गति में आ जाएगी साथियों। और ये पौने अपने हमेशा उधर दिन में चलती है, रात में चलती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको दैनिक गति में आ जाती हैं साथियों। अच्छी तरह से समझना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पवनों की गति किसके आधार पर होती है, ये आपके पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर होती है, और समुद्र की लहरें ये भी आपकी घूर्णन गति के आधार पर होती है, और दैनिक ज्वार भाटा ये आपके घूर्णन गति के आधार पर होता है साथियों। ऐसा मैं सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका प्रभाव, आखिर घूर्णन गति का प्रभाव क्या क्या पड़ता है साथियों। एक एक पॉइंट अपन देखते हैं। पहला, दिन रात का होना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी 24 घंटे में दिन रात होती है, जो किसके आधार पर होती है, ये घूर्णन गति के आधार पर होता है साथियों। आपका पूछा जाता है कि दिन रात का होना किसके आधार पर हो जाएगा, ये आपकी घूर्णन गति के आधार पर हो जाएगा। दूसरा हो जाता है हवा या धाराओं की दिशा में बदलाव होना, ये किसके आधार पर होता है, ये आपकी वह घूर्णन गति के आधार पर होता है साथियों। जैसे आपकी पृथ्वी अगर गोल गोल घूमती है ना, उसी के आधार पर साथ साथ में हवाएं भी चलती है, और हवा के कारण वह अगर समुद्र भी चलता है, और उसके आधार पर धाराएं भी चलती है। ये कारण कौन कर रहा है, ये आपका घूर्णन गति ये कर रही है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ज्वार भाटा। ये आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे अपने घूर्णन गति के आधार पर होता है साथियों, और उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा पूछा जाता है कि
समुद्र की लहरों की दिशा में बदलाव किसके कारण होता है? घूर्णन गति के आधार पर होता है साथियों। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? ये घूर्णन गति के आधार पर होता है। दिन रात का होना किसके आधार पर होता है? घूर्णन गति के आधार पर होता है साथियों। और ये वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और इसी के साथ ये आपका घूर्णन गति वाले पहली गति ना, ये आपकी पूरी हो गई है साथियों। और आपके 24 घंटे में जो भी आपकी पृथ्वी पर कार्य करती है ना, वो सारी की सारी अपने ऊपर घूर्णन गति में आ जाएगी साथियों। आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और साथ साथ इतना ध्यान में रखना है, क्या आपकी ऊपर दैनिक गति होती है, क्या आपकी घूर्णन गति होती है। इसी के आधार आपको उपनाम जरूर से जरूर ध्यान में रखना। उसी के आधार पर आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो साथियों। ठीक है ना। यहाँ तक आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है? यही पूछा जाता है कि दिन रात का होना ये किसके आधार पर हो जाएगा? घूर्णन गति के आधार पर हो जाएगा। यदि यहाँ पे लिखा होता कि दिन रात का छोटा या बड़ा होना, ये किसके आधार पर हो जाएगा? वार्षिक गति के आधार पर हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार ये पूछा गया है साथियों। ठीक है ना। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। दैनिक गतिविधि के आधार पर कैसा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए, सब कुछ आपका सही होना चाहिए। आपको इतना ध्यान रखना है, 24 घंटे में जो भी आपकी पृथ्वी की गतिविधि होती है, जो सारी अपने घूर्णन गति में आ जाती हैं। ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं पृथ्वी की दूसरी गति देख लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं या वार्षिक गति करते हैं साथी। ठीक है ना। इसके आधार पर आपका सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। पहले वाली गति जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब देखते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और साथ साथ में सूरज की चारों तरफ से अंडाकार मार्ग पर वह 365 दिन तथा 6 घंटे परिक्रमा करती है। और उस परिक्रमा को परिक्रमण गति कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं साथियों। जैसे कि ये रहा सूरज, आप देख सकते हो, और इनकी चारों तरफ से हमने ये पृथ्वी अपने इस तरीके से अंडाकार मार्ग में ये गुजर रही है साथियों। और यह क्या हो जाएगी? परिक्रमण गति हो जाएगी साथियों। और साथ साथ में ये घूर्णन गति भी कर रही है और साथ साथ में ये परिक्रमण गति भी करे, यानी कि दोनों अपने ये क्रिया कर रही है साथियों। जो अपने सूरज की चारों तरफ जो अपने चक्कर लगा रहे हैं, इसे कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं साथियों। ठीक है ना। अच्छी तरह से समझ में आया। जो अपने सूरज की चारों तरफ से अपने एक साल में जो अपने चक्कर लगाती है, वह आपकी हो जाएगी परिक्रमण गति हो जाएगी या वार्षिक गति हो जाएगी साथियों। ठीक है ना। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रखना है साथियों। जो अपने अक्ष पर घूमती है वह आपकी दैनिक गतिविधि हो जाएगी। जो अपने सूरज के चारों तरफ जो अपने चक्कर लगाती है, वह आपकी वार्षिक गति हो जाती। इस कारण शब्द यूज हुआ है वार्षिक, यानी वर्ष में एक बार अपने गति होती है साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी की परिक्रमा तथा उनको अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देख रहे हो, ये पीला वाला, ये इस तरीके से पृथ्वी में घूम रही, ये पीला वाला मार्ग, इस मार्ग को आखिर कहते क्या है? ये भी आपका पूछा जाता है। और इसे कहते हैं भूकक्षा कहते हैं, यानी कि यही मार्ग है, इसी के आधार पर पृथ्वी अपने इस तरीके से घूमती है साथियों। देख रहे हो, आप ये देख सकते हो, इस तरीके से घूमती है। आपका सीधा पूछा जाता है कि भूकक्षा क्या हो जाएगा, तब आपको आंसर यही देना है कि पृथ्वी की परिक्रमा के समय जो उनका मार्ग होता है अंडाकार, उसी को कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वी जब सूरज की चारों तरफ से घूमती है, उस समय कभी भी वह अपने दूर में चली जाती है, कभी पास में चली जाती है। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये पृथ्वी अपने जस्ट पास में दिखाई दे रही, यहाँ पे अपने पास में दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे अपने दूर दिखाई दे रही है साथियों। क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि ये मार्ग कैसा हो जाएगा? अंडाकार हो जाएगा साथियों। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे यदि 10 किलोमीटर है तो यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाएगा साथियों, यानी कि पास में अपने 1 किलोमीटर वाला हो जाएगा और दूर अपने 1 किलोमीटर वाला हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 किलोमीटर है और यहाँ पे 30 किलोमीटर हो जाए, यानी कि इस तरीके से हो जाता है साथियों। आपका सीधा पूछा जाता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी कितने किलोमीटर हो जाएगी, तब आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। ध्यान से समझना, 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाता है।
और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे शब्द यूज हुआ औसत हुआ है साथियों, ठीक है ना। औसत से आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, बिल्कुल एवरेज वगैरह निकाला गया है, 14.96 करोड़ हो जाता है साथियों। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। अब वर्ष में जब अगर पृथ्वी घूमती है तो वो कभी अगर सूरज के पास में आती है, कभी ये दूर जाती है साथियों। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं और उपसौर भी कहते हैं साथियों। जो मैं आपको आगे है ना सब कुछ आपको बता दूंगा। क्या कहते हैं? अपसौर भी कहते हैं और अपने उपसौर भी कहते हैं। ये अपने किसके कारण होता है? वार्षिक गति के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अंडाकार मार्ग के आधार पर होता है। कभी भी ये पृथ्वी अपने पास में आती है, कभी ये दूर हुआ चली जाती है साथियों। ये अपने इसके कारण होता है साथियों, जो मैं आपको आगे है ना बता दूंगा साथियों। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से आपको बता देता हूं, जिससे आपको आसानी हो जाए किस तरीके से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। जैसे ये आप देख रहे हो, ये अपनी पृथ्वी का मार्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अंडाकार मार्ग हो जाएगा। जो अपनी पृथ्वी इस मार्ग में जो चलती है ना, सूरज के चारों तरफ से जो चक्कर लगाती है, वह अपने वगैरह वार्षिक गति कहलाती है साथियों। और वार्षिक गति के साथ साथ में ये अपने घूर्णन गति भी करती है साथियों। और ये इस तरीके से घूमती हुई आती है। जब ये सूरज से दूर अगर होती है तब ये अगर इनकी दूरी और भी ज़्यादा हो जाती है। तब पास में होती है तब ये पृथ्वी के जस्ट पास में होती है। और ये किसके कारण होता है? ये अंडाकार मार्ग के आधार पर होता है साथियों। जिससे क्या होता है? अपसौर होता है और उपसौर होता है साथियों। अब आपसे पूछा जाए इनका एवरेज कितना हो जाएगा, पृथ्वी और सूरज के बीच में एवरेज दूरी कितनी हो जाएगी, तो 14.96 करोड़ मीटर हो जाएगी। ये आपका पूछा जाता है साथियों। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ये अंडाकार मार्ग है, आखिर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूकक्षा कहते हैं साथियों, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है 365 दिन और 6 घंटे यूज हुआ है साथियों। अब आप अगर सोच रहे हो 365 दिन तो सभी लोगों को पता है एक साल में होता है, लेकिन 6 घंटे का क्या है? यही आपके 6 घंटे ना, इसके आधार पर हर 4 साल में आपका एक लीप वर्ष आता है। ध्यान से समझना, लीप वर्ष आता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यानी कि ये आपका पहला साल जिसमें आपका 365 दिन और 6 घंटे हो गए। दूसरा साल ये 365 दिन और 6 घंटे हो गए। तीसरा साल 365 दिन और 6 घंटे हो गए। फिर चौथा साल 365 दिन और 6 घंटे हो गए। यानी कि ये 12 और ये 12 कितने हो गए? 24 घंटे हो गए। और ये एक दिन अपना बन गया साथी। और यही आपका एक दिन हमेशा अगर 4 साल के बाद में आता है, 29 फरवरी को आता है। और वही आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष कहलाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष किसके आधार पर होता है? ये अपने वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। और ये भी आपका पूछा जाता है कि लीप वर्ष किसके आधार पर होता है? वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। ये भी आप चीज को नोट करना साथियों। क्यों होता है? ये मात्र वो 6 घंटे के आधार पर होता है। 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, यानी कि 24 घंटे हो गए। हर 4 साल में होते हैं। और हर 4 साल के बाद में 29 फरवरी आती है। उसी के आधार पर आपका लीप वर्ष होता है साथियों। परिक्रमण गति के आधार पर होता है साथियों, ठीक है ना। ये कुछ एडवांस जानकारी है, आपका पूछा भी जाता है साथियों। अब चलते हैं आगे। अब अपन देखने वाले हैं दिन और रात का बड़ा, छोटा या बराबर कहां कहां पे होता है साथियों। अगर आपका पूछा जाए दिन रात का बनना, ये अपनी दैनिक गति में आ जाता है। लेकिन दिन रात का बड़ा या छोटा बराबर होना, ये किसके आधार पर आ जाएगा? ये आपके ऊपर वार्षिक गति के आधार पर आ जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। आपको पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए ये अपने अमेरिका है, आप यहाँ पे है अमेरिका है, और यहाँ पे आप अगर खड़े हो साथियों, अगर मैं आपके पूछूं कि अमेरिका आपके कौन सी दिशा की तरफ हो जाएगा, तब आप क्या कहोगे? सर ये अपने पश्चिमी दिशा की तरफ है अमेरिका। यदि मान लीजिए आप अगर यहाँ पे खड़े हो, तब मैं आपको पूछूं अगर अमेरिका कहाँ पे है, तब आप क्या कहोगे? सर वो पूरी दिशा की तरफ है। दोनों के दोनों सही है, लेकिन दिशा अपनी अलग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी स्थिति अलग है साथियों। यानी कि आप एक जगह यहाँ पे हो, एक जगह अपने यहाँ पे हो जाएंगे साथियों। मेरे कहने का मतलब यही है कि अब अभी अगर अपन कहाँ पे है, ये अपने अमेरिका यानी कि यहाँ भारत में है साथियों। अब यहाँ से अपन अगर देखेंगे
कहाँ पे दिन रात बड़ा हो रहा है, कहाँ पे छोटा हो रहा है, कहाँ पे और क्या क्या हो रहा है, अपन कहाँ से देख रहे हैं, भारत से देख रहे हैं साथियों। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ना, यहीं से अपने भारत के आधार पर पूछा जाता है, ना कि अपने वगैरह ऑस्ट्रेलिया के आधार पर पूछा जाता है, ना कि अपने चिली देश के आधार पर पूछा जाता है, ना ही अपने वगैरह अमेरिका के आधार पर पूछा जाता है। आपका आधार क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, उसी के आधार पर हो जाएगा। अभी किस तरीके से होता है वह मैं आपको आगे बता दूंगा साथियों, जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी आप कहाँ पे हो, भारत में हो, उसी के आधार पर आप समझ लो साथियों। मान लीजिए यहाँ पे अपने सूरज है, वर्तमान के समय अगर सूरज यहाँ पे है, तब क्या होगा, यहाँ पे है ना सूरज की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ेगी, यानी कि सीधी की सीधी अपने यहाँ तक आ जाएगी साथियों। और यहाँ तक आएगी तब क्या होगी, जो अपने पृथ्वी का अक्ष बिंदु हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पे अगर केंद्र बिंदु हो जाएगा तो अपने 12 घंटा दिन हो जाएगा और 12 घंटा रात हो जाएगी। यानी कि भूमध्य रेखा पर जो भी आपकी अगर दिन आएगा वो बिल्कुल अगर 12 घंटा दिन आएगा और 12 घंटा रात आएगा साथियों। यानी कि यहाँ पे दिन रात बिल्कुल बराबर होता है। और यहाँ पे कब होता है, यह होता है 21 मार्च को होता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है 21 मार्च के दिन ना भूमध्य रेखा पर सूरज होता है, उस समय अगर दिन रात बिल्कुल बराबर होता है साथियों। फिर क्या होता है, यहाँ पे सूरज अपने है, फिर अपने धीरे धीरे अपने उत्तर की तरफ ही आता है साथियों, तब ये यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आएगा तो सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी उधर आएगी साथियों, जिससे क्या होगा, प्रकाश होगा, जिससे गर्मी होगी। और यहाँ पे अपने भारत में अपने बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी साथियों। और यहाँ पे अगर गर्मी होगी तो दिन जो है ना सबसे बड़ा हो जाएगा और रात है ना सबसे छोटी हो जाएगी साथियों। अब वहाँ पे ये कौन सा दिन हो जाएगा, यह हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। वहाँ पे अपना सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में ये सारा कुछ हो रहा है साथियों। आपका पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा तो 21 जून हो जाएगा साथियों। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने सूरज आ गया है साथियों। और यहाँ पे सूरज का सीधा प्रकाश अपने ऊपर भारत पर आ रहा है साथियों। और यहाँ के कारण वगैरह यहाँ के दिन है ना सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है साथियों। अब यहाँ से एक सूरज वापस अपने दक्षिण की तरफ यहाँ की तरफ ही जाएगा साथियों, यहाँ अपने भूमध्य रेखा पर पुनः दोबारा आ जाएगा साथियों। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे दिन रात बिल्कुल बराबर होगा और वह तारीख हो जाएगी 23 सितंबर हो जाएगी। यहाँ पे 23 सितंबर के दिन बिल्कुल दिन रात बिल्कुल बराबर हो जाएगा साथियों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने विषुवत रेखा पर बिल्कुल बराबर दिन होता है, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होती है साथियों। ठीक है ना। फिर अपने ये धीरे धीरे अपने सूरज अपने दक्षिण दिशा की तरफ अपने मकर रेखा की तरफ ये जाएगा साथियों। जब ये मकर रेखा की तरफ जाएगा उस समय क्या होगा, मकर रेखा पर सर्वाधिक बड़ा दिन हो जाएगा और रात सबसे छोटी हो जाएगी साथियों। लेकिन अभी अपन कहाँ पे खड़े हैं, इंडिया पे खड़े। तब अपन क्या देखेंगे कि मकर रेखा वाला जो भी आपका दिन हो जाएगा, जो भारत की दृष्टि से सबसे छोटी रात हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, सबसे छोटी रात हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी 22 दिसंबर हो जाएगी, जो अपने मकर रेखा के आधार पर होता है साथियों। अब मैंने आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप इंडिया में खड़े हो साथियों, अगर आपका पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा तो आपका 21 जून हो जाएगा साथियों। क्यों, क्योंकि आप कहाँ पे खड़े हो, इंडिया में खड़े हो साथियों। अगर आपका पूछा जाए सबसे बड़ी रात कौन सी हो जाएगी और वह हो जाएगी 22 दिसंबर हो जाएगी। ये सबसे बड़ी रात हो जाती है। क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पे सूरज आ जाता है साथियों। लेकिन यहाँ वाले लोग हैं ना, उनके लिए बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा 22 दिसंबर हो जाएगा साथियों। लेकिन अपन कहाँ पे, इंडिया में, उसकी आप स्थिति के आधार पर देखते हैं और वहाँ पे एग्जामिनर है, उसके आधार पर आपका क्वेश्चन ये पूछता है साथियों। यानी कि मकर रेखा पर जो भी आपका दिन होगा, जो कर्क रेखा के बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और कर्क रेखा पर जो भी आपका दिन होगा जो मकर रेखा का उल्टा हो जाए। यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाएंगे साथियों। अब ये बीच वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये आपका बिल्कुल बराबर दिन कहलाता है साथियों। ठीक है ना। अब मैं आपको पूछूंगा यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। यदि आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो दोबारा से वो देख लेना साथियों। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है साथियों। यदि नहीं आया समझ, तब आप ये डेट है ना अच्छी तरह से याद रख देना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर आपका पूछा जाए कि ग्लोब पर कौन सी तारीख अपने दिन रात बराबर होती है, तो अपने 23 सितंबर हो जाएगी और 21 मार्च हो जाएगी। ये अपने बिल्कुल बराबर दिन रात बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है साथियों। अगर आपका पूछा जाए कि कर्क रेखा पर सर्वाधिक सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, तो 21 जून हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। अगर आपका सीधा सा यूं पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, तो 21 जून हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों आप कहाँ पे खड़े हो? इंडिया में खड़े हो, और उसके अनुसार आप अगर देखोगे जहां पे अगर आपके ऊपर जितनी को सूर्य की किरणें आएगी वह आपके लिए बड़ा दिन हो जाएगा साथियों। अगर आपका पूछा जाए कि सबसे बड़ी रात कौन सी हो जाएगी, तो ये 22 दिसंबर हो जाएगी साथियों, क्योंकि सूरज कहाँ पे चमक रहा है? यहाँ पे चमक रहा है साथियों। ठीक है ना, ये हो गई बड़ी और छोटी बातें हो गई साथियों। ठीक है ना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आखिर ये 21 जून को क्या कहते हैं, 21 मार्च को क्या कहते हैं, 23 सितंबर को क्या कहते हैं और 22 दिसंबर को क्या कहते हैं, वह पहले अपन देख लेते हैं। इनका भी एक तारीख अगर डिसाइड किया गया है, और वह हो जाएगा जैसे आपका पूछा जाए कि 21 मार्च को क्या कहते हैं, बसंत आयात कहते हैं साथियों। सीधा पूछा जाता है कि बसंत आयात के समय तारीख कितनी हो जाएगी, तो 21 मार्च हो जाएगी साथियों। उसी प्रकार आपके 21 जून को अपने ग्रीष्म आयात हो जाएगी साथियों, और उसी प्रकार आपके अगर 23 सितंबर को शरद आयात हो जाएगी साथियों, और 22 दिसंबर को अपने शीत आयात हो जाएगी साथियों। इस तरीके से होता है साथियों। और यहाँ से भी आपके अगर 4 तो क्वेश्चन ये हो गए और 4 ये हो, यानी कि 8 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से पूछे जाते हैं साथियों, जो आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है साथियों। पहले सूरज कहाँ पे होता है? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होता है साथियों। तब अपने दिन को सबसे बड़ा और छोटा बिल्कुल बराबर होता है। फिर अपने उत्तर की तरफ जाता है, फिर ये वाला दिन सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर अपने धीरे वो दक्षिण की तरफ आता है, इस तरीके से आता है। फिर वो धीरे अपने मकर रेखा की तरफ जाता है, तो ये वाला दिन अगर सबसे बड़ा हो जाए। फिर हमें धीरे ये दोबारा ये 21 मार्च की तरफ जाता है, यानी कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाती, उसी तरीके से ये तारीख भी है गोल गोल चक्कर लगाती है साथियों। अब आपको ये डेट है ना किस तरीके से याद करनी है, वो भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ साथियों। आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा, और यहाँ पे ये भूमध्य रेखा यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल 21 लिखना है साथी, और यहाँ पे आपको 21 लिखना है, बस इतना ही लिखना, आपको सबको याद हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने 21 लिखा है, तब आपको यहाँ पे 22 करना है, और यहाँ पे आपको 23 करना है साथी। अब आपको 3 का पहाड़ा बोलना है या 3 का टेबल बोलना है, यानी कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और ये 12 हो गया साथी। यानी कि ये आपको बोलना है, तब आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे 21 जून हो गया, यहाँ पे 21 मार्च हो गई, यहाँ पे 22 दिसंबर हो गया, और यहाँ पे 23 सितंबर हो गया। इस तरीके से 3-3 महीने का ये डिफरेंस किया गया है साथियों, जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो साथियों। यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर सूरज यहाँ पे उत्तर की तरफ जा रहा है, तो 3 महीनों में यहाँ पे ये पहुंचेगा साथियों, और इसी के आधार पर दिन रात छोटा और बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे सूरज है और ये नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 3 महीने का समय लगता है, और इसी के आधार पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं साथियों। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा साथियों। नहीं आया तो ये बस चार्ट अगर आप देख के चले जाओ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ये आप अगर सारा कुछ को देख सकते हो, इस तरीके से पृथ्वी अपने घूमती है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वार्षिक गति का क्या क्या प्रभाव होता है, और वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह अपन देखने वाले। पहला यही होता है कि दिन रात का छोटा या बड़ा होना किसके कारण होता है? वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। आपका पूछा जाए कि दिन रात का बड़ा होना या छोटा होना किसके आधार पर हो जाएगा, और यह हो जाएगा परिक्रमण गति के आधार पर होता है। दूसरा, ऋतु में परिवर्तन। क्या ऋतु अगर एक दिन में परिवर्तन होती है? नहीं होती ना। तब आप अगर समझ जाना, यह हो जाएगा वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए, आप अगर खुद से अगर सवाल कीजिए, जैसे ये आया
कि ऋतु का परिवर्तन होना ये किस में आ जाएगा, वार्षिक गति में आएगा या दैनिक गति में आ जाएगा। तब आपको ध्यान में इतना ही रखना, खुद से एक बार क्वेश्चन पूछना कि ऋतु का परिवर्तन क्या एक दिन में होता है या साल में होता है। तब आपको अगर आंसर पता चल जाएगा कि ये साल में होता है साथियों, और ये हर अगर 3-3 माह वगैरह चेंज वगैरह होता रहता है साथियों, पूछा जाता है। तीसरा देखते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर निर्धारित होना साथियों। इसका मतलब हो जाएगा जब आपका सूरज अपने कर्क रेखा पर आता है, जब आपका सूरज अपने मकर रेखा पर आता है, क्या वो एक दिन में ऊपर नीचे होता है? नहीं होता है ना। इसमें वो 3 माह का समय लगता है साथियों। और ये कौन करता है? ये अपने वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। अच्छी तरह से समझना, खुद से एक बार क्वेश्चन करो, तब आपका समाधान वगैरह निकल जाएगा साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी और तिरछी पड़ना, ये किसके आधार पर होता है? ये भी आपके वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। जब आप अगर यहाँ पे कर्क रेखा पे हो और सूरज अपने अगर मकर रेखा पर यहाँ पे स्थापित है, तब यहाँ पे सूरज कैसी हो जाएगी? किरणें बिल्कुल अगर तिरछी हो जाएगी। आज का टाइम अपन को देख सकते हो, यहाँ पे अपने सूरज अपने कहाँ पे मकर रेखा पर स्थापित है, और यहाँ वाले लोग है ना ज़्यादातर अपने गर्मी उगर सहन करें, लेकिन यहाँ पे आज अगर क्या चले? सर्दी चले। क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल उगर टेढ़ी पड़ रही है। क्या वो एक दिन में पड़ रही है? नहीं पड़ती ना। यानी कि क्या हो जाएगा? यह वार्षिक गति हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं उपसौर और अपसौर। मैंने आपको बताया कि अपने को जब अगर पृथ्वी अपने सूरज की नज़दीक होती है तब आपका होता है उपसौर होता है, और जब पृथ्वी अपने सूरज के दूर होती है तब अपसौर होता है, जो मैं आपको आगे है ना बता दूंगा साथियों। ठीक है ना। क्या ये एक दिन में होता है? ऐसा नहीं होता है साथियों। आगे चलते हैं। और ये ध्रुव पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। क्या ये एक दिन होता है? नहीं होता है। ये अपनी वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, वार्षिक गति के आधार पर होता है साथियों। अगर अभी वर्तमान के समय अपने सूरज अपने मकर रेखा पर स्थापित है और अपने उत्तरी बिंदु हो ना, वो अपने पूरी तरह से रात में घिरा हुआ है साथियों। आज के समय ना अभी यहाँ पे अपने ना मकर रेखा पर अपने सूर्योदय यानी कि यहाँ पे दिन हुआ है साथियों, लेकिन जो अपने उत्तरी ध्रुव है वहां पे अभी वर्तमान समय यहाँ पे रात है साथियों। यानी कि यहाँ पे 6 माह अपनी क्या हो जाएगी? रात है साथियों। जब अपने सूरज अपने कर्क रेखा की तरफ आता है तब यहाँ पे सूर्योदय होता है साथियों। ठीक है ना। ये भी आपका फैक्ट है, अच्छी तरह से समझ लेना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होना, ये किसके आधार पर होता है? ये आपकी वार्षिक गति के आधार पर होता है। क्या हर दिन होता है? ऐसा नहीं होता ना। ये आपकी सूरज की गति है ना, उसके आधार पर होता है। यानी कि पृथ्वी अपने सूरज के चारों तरफ से जो चक्कर लगाती उसके आधार पर होता है। कभी बीच में वगैरह चंद्रमा आ जाता है, कभी बीच में वगैरह पृथ्वी आ जाती, उसके आधार पर होता है साथियों, जो मैं आपको आगे ना बता दूंगा साथियों। ये फैक्ट है ना, आप जरूर से जरूर ध्यान में रखना साथियों। आपका यहाँ से भी आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। दिन रात का छोटा या बड़ा होना, ऋतु का परिवर्तन होता, या कर्क रेखा व मकर रेखा पर निर्धारित सूर्य होना, और सूर्य की किरणें लंबी व सीधी पड़ना, और अपसौर और उपसौर होना, और ध्रुव पर 6 माह दिन और 6 माह रात होना, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होना। ये सारी क्रिया अपने किसके आधार पर होती है? इस प्रक्रिया के आधार पर होती है, और इसे कहते हैं वार्षिक गति कहते हैं साथियों। ठीक है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको अपसौर, उपसौर और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसके बारे में आपको बता देता हूं साथियों, क्या चीज होती है, क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साथियों। यदि यहाँ तक देख रहे हो तब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में देख लेते हैं। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। अब उपसौर की स्थिति कब बन जाती है? जब आपकी पृथ्वी सूरज के अत्यधिक पास में होती है, यानी कि बिल्कुल नजदीक में होती है साथियों। आप ये देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा, और ये आपकी पृथ्वी हो जाएगी, और इनकी बीच की दूरी बिल्कुल कम होती है। वह वाली स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। और उस समय तारीख कितनी होती है? यह हो जाएगी 3 जनवरी हो जाएगी साथियों। अच्छी तरह से समझ लेना, पूछा जाता है जब अपने सूरज पृथ्वी के पास में होता है
वह वाली स्थिति कौन सी हो जाती है, और वह हो जाती उपसौर हो जाती है। उस समय तारीख कितनी होती है, 3 जनवरी होती है साथी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दूरी कितनी हो जाएगी, 14.76 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी साथी। ये भी आपका पूछा जाता है साथी, ठीक है ना। क्लियर हो गया अपसौर क्या होता है, और यही है जो आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपसौर के बारे में। ये रहा उपसौर, यह रहा अपसौर रहा साथी। अब ये क्या होती है, जब आपकी पृथ्वी सूरज से अत्यधिक दूरी पर होती है साथी, यानी कि ये रहा पर सूरज रहा और ये अपने पृथ्वी रहे, ये बिल्कुल दूरी पर स्थापित, और ये वाला क्या होगा स्थिति कहलाएगी, ये आपकी कहलाती है उपसौर कहलाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी दूरी हो जाएगी, 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। अब यहाँ पे कोई दिन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिन हो जाए 4 जुलाई हो जाएगा साथियों। ये तारीख है ना, तारीख के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा पूछा जाता है जब सूरज के उगर के पास में जब पृथ्वी नजदीक होती है तब वह वाली स्थिति क्या होती है, उपसौर होती है। जब उगर सूरज से दूर अपनी पृथ्वी होती है तब वह वाली स्थिति क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है साथियों। तारीख कितनी होती है अपसौर की, यह हो जाएगी 3 जनवरी हो जाती है। और उपसौर की यानी कि अपसौर की कितनी तारीख होती है, यह हो जाएगी 4 जुलाई हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, उसके आधार पर आप अच्छी तरह से इनको डिसाइड कर सकते हो क्या अगर अपसौर होता है क्या होता है। जैसे यहां पे केवल शब्द क्या लिखा है, उपसौर। अच्छी तरह से समझना, मैं आपको बता दूंगा उपसौर, और यहां पे मैंने लिखा है अपसौर। अगर आपको पता नहीं हो कि सूरज के पास है या दूर क्या है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, ऊ लिखा हुआ है, इनके पीछे कोई गुर मात्रा या कुछ भी नहीं है, यानी कि ऊ और प के बीच में बिल्कुल दूरी कम है साथियों। बिल्कुल कम है ना, बिल्कुल कम है, तो तब क्या हो जाएगा, कम दूरी हो जाएगा साथियों। लेकिन यहां पे ऊ और प के बीच में एक लाइन आ गई, यानी कि दीवार आ गई, यानी कि इसमें दूरी और भी ज्यादा बढ़ गई है साथियों। यानी कि ये क्या हो जाएगा, दूरी सर्वाधिक ज्यादा हो जाएगा साथियों। इस तरीके से आपको निकाल सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आपको निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा तारीख किस तरीके से याद करनी है साथियों। अच्छी तरह से देख लेना साथियों, सब कुछ बता रहा हूं, और मैंने ऐसे करके अगर एग्जाम अगर फाइट किया था। अब मैं आपको बताता हूं उप, ये लिखा हुआ उप, और यहां भी लिखा है अप। अब आपको कैसे ध्यान में रखना है, जैसे ऊ यहां पे लिखा हुआ है तब आपको सिर्फ 3 ही आपको ध्यान में रखना है, 3। जैसे ये ऊ की आकृति कैसी लग रही, 3 के समान लग रही है। और जैसे ये अ आ गया, इसको आपको घटा देना साथ, यानी कि इनको अगर आप हटा देना, पीछे रहे प की आकृति हो जाएगी 4 के समय हो जाती है साथियों। अब यदि 3 आया है तो 3 4 से छोटा है तब क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा साथियों, और जुलाई अपना यहाँ पे आ जाएगा साथियों। इस तरीके से आप अगर याद रख सकते हो साथियों। जैसे मैंने याद किया था वैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि नहीं समझ में आया तब आप ये डेट वगैरह अच्छी तरह से ध्यान में रखना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक बताइए, क्या पता आपको पसंद आ जाए, यदि नहीं आए तो कोई बात नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आया तो अगर जरूर से जरूर प्यारा से कमेंट जरूर से जरूर कर देना और शेयर कर देना। आगे चलते हैं, अब देखते सूर्य ग्रहण अपन देख लेते हैं। आखिर ये सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। देख लेते हैं, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जाता है। कौन सा आता है, चंदा मामा। ये रहा अपना सूरज और ये रहा अपना पृथ्वी, और इसके बीच में क्या आया, मून आ गया, यानी कि चंदा मामा आ गया। तब ये वाली स्थिति क्या कहलाती है, यह कहलाती है सूर्य ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण कहलाती है साथियों। और यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या हो जाएगी। तब आपका यहाँ पे 3-4 प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे। तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सूरज, फिर उसके बाद में चंदा मामा, फिर अपने अगर पृथ्वी हो जाए। इस तरीके से होता है सर, पूछा जाता है। अब ये किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि बीच में हमने ये चंदा मामा आ गया, तब ये वाला छाया है ना, ये छाया अपने सीधे अपने पृथ्वी पर यहाँ पे ये पड़ता है साथी, और यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाए। यानी कि यहाँ पे कोई सूरज नहीं दिखाई देता है साथी, इस कारण इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं।
आप अभी कहाँ पे हो, पृथ्वी में हो साथियों। तब आपको इतना ध्यान में रखना है, आप यदि यहाँ से देख रहे हो तब आपको क्या होगा, सूरज को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन आ गया है, चंद्रमा आ गया, और यहाँ पे ये नहीं दिखाई देगा। तो ये वाला स्थिति कौन सी हो जाएगी, सूर्य ग्रहण हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय हमेशा अगर अमावस्या होती है, यानी कि अंधकार होता है साथियों। लेकिन चंद्रमा है ना, जो भी अपने 5.5 डिग्री अपने झुका हुआ है साथियों, और इस कारण ये हर अपने अमावस्या को ऐसी घटना नहीं होती है साथियों। क्यों, जैसे मैं आपको बताऊं, पृथ्वी अपने अगर 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई, उसी प्रकार आपने चंदा मामा है ना, वो भी आपके 5 डिग्री आपके झुका हुआ है साथियों। इस कारण हर समय आपकी अमावस्या पूरी तरह से पूरी नहीं होती है। ठीक है ना, यह भी आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जब सूर्य का अक्षांशी भाग छिप जाए साथियों, और उस समय स्थिति कहलाती अक्षांशी सूर्य ग्रहण कहलाती, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हो साथियों, तब आप यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो गया साथियों। तब आपको सूरज तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कम आपको छिपाया हुआ दिखाई देता है, उसे कहते हैं अक्षांशी सूर्य ग्रहण कहते हैं। यदि सूरज पूरी तरह से ढक गया है साथियों, तो उसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं साथियों। आप अगर शब्दों में अच्छी तरह से समझ सकते हो, आंशिक का मतलब हो जाएगा थोड़ा हो जाएगा, और पूर्ण का मतलब हो जाएगा पूरा हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, इस तरीके से आप अगर पता कर सकते हो साथियों। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आपका सीधा पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तब आपको इतना ध्यान रखना है कि जब अगर चंदा मामा बीच में आ जाता है, हड्डी का काम करता है, और वही अपने सूर्य ग्रहण होता है साथियों। ठीक है ना, ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। ये भी एक पॉइंट रह गया, ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी एक परिधि बनती है साथियों, यानी कि आप देख सकते हो जब ये चंदा मामा बीच में आते हैं ना, उस समय अगर जैसे ये रहा चंदा मामा बीच में, और यहाँ पे बड़ा सा सूरज है साथियों, और ये आकृति कैसी हो जाएगी, बिल्कुल अब रिंग के समान हो जाएगी साथियों। और इसको रिंग को क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है कि डायमंड रिंग क्या होती है, तो अपने सूर्य ग्रहण के समय हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और इसे अपने हरिक वेलर भी कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डायमंड रिंग के आधार पर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये अपना चंदा मामा रहा, और यहाँ पे अपने सूरज आ गए, यहाँ तक ये आ गया, बिल्कुल ये आ गया, इस तरीके से आ गया, और ये वाला पोर्शन बिल्कुल चमकदार हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन बिल्कुल आपकी काला काला हो जाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल चमकदार हो जाएगा, यानी कि एक रिंग के समान हो जाए, और उसे कहते हैं डायमंड रिंग कहते हैं। और ये केवल अपने सूर्य ग्रहण के समय होता है साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब आपकी ना पृथ्वी है ना, वह बीच में आ जाती है। ठीक है ना, चंद्र ग्रहण यानी कि चंदा मामा के ऊपर ग्रहण लग गया साथियों, और उस समय अगर ये चंदा मामा पूरी तरह से अंधकार में चला जाता है साथियों। इतना ही ध्यान में रखना है कि सूरज और पृथ्वी और चंदा मामा, ये वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह कहती है चंद्र ग्रहण कहलाती है साथी। यानी कि बीच में कौन आई, पृथ्वी अपने आ गई साथी, यानी कि प्रकाश अपने कहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, अपने चंदा मामा की तरफ ये नहीं पहुंच रहा है साथियों। ठीक है ना, यह अपने हो जाए चंद्र ग्रहण हो जाए। चंद्र ग्रहण का मतलब यही हो जाएगा कि चंदा मामा पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, और सूर्य ग्रहण का मतलब यही हो जाएगा कि चंदा मामा बीच में आ गए, हड्डी का काम कर रहे हैं साथी। इस तरीके से आपको याद रख सकते हो साथियों। ठीक है ना, डोंट वरी, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं युक्ति और वियुक्ति के बारे में देख लेते हैं, आखिर ये चीज क्या होती है। युक्ति का मतलब यही होता है सूर्य ग्रहण होता है साथियों, यानी कि इसका एक उपनाम हो जाएगा, और चंद्र ग्रहण का नाम हो जाए वियुक्ति हो जाएगा साथियों। और ये आपका पूछा जाता है कि युक्ति क्या चीज होती है साथियों, तब आपको ध्यान में रखना है कि सूरज और चंदा मामा और पृथ्वी, जब ये प्रक्रिया होती है, जब ये अपनी युक्ति कहलाती है, और वियुक्ति यही कहलाती है जब सूरज और पृथ्वी और चंदा मामा हो, और ये प्रक्रिया कहती है चंद्र ग्रहण कराती है, और यह अपनी हो जाए वियुक्ति हो जाएगी साथियों। और यही है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पृथ्वी की गतियों के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। कल मैं आपको ना ज्वार भाटा के बारे में सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों, और वैसे भी मैंने आपको 7 महाद्वीप, ये मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया, और उसी के साथ इंडिया लेवल के आपके जितने भी आपके ना टॉपिक, वह मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्टडी,
और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी चल रही है, सारा कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। यदि आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर से ज़रूर कर देना और व्हाट्सअप स्टेटस जरूर से ज़रूर लगा लेना। यदि आपको PDF चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।